जेईई की एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है और ये नीट पर्पस से है, ये जेई पर्पस से नहीं है। हालांकि बच्चे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है। क्या है, यह एक स्फीयर है जिसका मास 4m है और रेडियस इसका 6r है। इसका सेंटर जो है बड़े स्फीयर का वो L0 पॉइंट पर है। ये ओरिजिन है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। और एक छोटा स्फीयर भी इसमें है जिसका रेडियस कैपिटल R है, यही रेडियस R है और मास इसका m है। बड़े वाले का मास 4m है। यह छोटा स्फीयर यहाँ से जब यहाँ आ जाता है यहाँ पर, तो फिर इसका सेंटर कहाँ पर होगा, बड़े वाले का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही फाइंड करना है। तो एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जेई का प्रॉब्लम है ये, लेकिन छोटा है, बहुत छोटा, कम मार्क्स का है। तो ये जो स्फीयर है वो इसी लाइन पर यहाँ आ रहा है, यानी एक्स एक्सिस पर ही मूव कर रहा है ये। तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स के अलोंग तो इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो बाद में भी वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बड़े वाले स्फीयर का 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होगा ये सीधे देखिए। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो देखना है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए इस पॉइंट से कितना आगे सेंटर ऑफ मास है ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसको एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पर, और बड़े वाले को एक पार्टिकल जैसा ट्रीट करेंगे इसके सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, तो दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है मिल जाएगा। ये मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है, सपोज करते हैं ये x डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, इसका मास कितना है m, और यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पूरा 6r है दिख रहा है, और इसमें से इधर r कम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पाई बार हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस r है तो r कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक पाई बार हो जाएगा। तो m इंटू पाई बार। टू पार्टिकल सिस्टम का ध्यान दीजिए, यहाँ पर टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देखना होता है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो इससे कितना डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, यदि r मान लें, यहीं पर सेंटर ऑफ मास दिया है, तो r इज इक्वल टू, इससे देखेंगे तो ऊपर लिखेंगे m2 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस d बाई m1 प्लस m2, और इससे देखेंगे तो यहाँ पर m1 ऊपर m1d होगा, बाई नीचे m1 प्लस m2 ही होगा। मतलब नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल चेंजिंग किस में होगा, ऊपर वाले में चेंजिंग होगा, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ पर उसी हिसाब से देख रहे हैं m इंटू 5r, m इसका मास दूसरे वाले का, इससे डिस्टेंस देख रहे हैं तो दूसरे वाले का m इंटू 5r बाई डिस्टेंस दोनों के बीच का बाई दोनों के मास का सम। तो इसका मास कितना होगा 4m, और इसका मास कितना है, छोटे वाले का मास कितना है m, तो 4m प्लस m। ये भी 5m हो गया, तो 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर m इंटू 5r बाई 5m हो गया। चूँकि नीट के लिए है तो लिख देते हैं, यहाँ m से m कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, x इज इक्वल टू r, यानी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यहाँ पर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इससे r डिस्टेंस पर कहाँ होगा, आगे होगा। अब समझिए इसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास तो चेंज होगा ही नहीं, जहाँ अभी सेंटर ऑफ मास है, बाद में भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर होगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पहले से इसके पास वेलोसिटी नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मतलब रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ से डिस्प्लेस होगा, जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, ये शिफ्ट नहीं होने वाला। तो उस सिचुएशन में ये दिख रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तब जैसे इससे r डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास था, इससे भी r डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास रहना चाहिए था। यदि मूव नहीं करे तब की बात कर रहे हैं,
आर डिस्टेंस पर रहेगा इधर, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। लेकिन अब ये क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। तो कितना डिस्टेंस इसको और आगे मूव करना पड़ेगा, तो आर डिस्टेंस यह है और ये आर डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस मूव करना, यहाँ पर दिख रहा है ना कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पर है, बाद में भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा, यहीं पर रहेगा। तो अभी ये सेंटर से, इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास आर डिस्टेंस आगे है, तो बाद में इसके सेंटर से, ये बड़े वाले के सेंटर से सेंटर ऑफ मास जो होगा आर डिस्टेंस कहाँ होगा, पीछे होगा, दिख रहा है सीधे। तो इसका सेंटर इससे आर डिस्टेंस आगे इधर कहीं पहुंच जाएगा, मतलब इससे भी आर डिस्टेंस और आगे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना डिस्टेंस, आर अप प्लस आर डिस्टेंस, यानी ये 2r डिस्टेंस से कहाँ मूव करेगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। कौन, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला 2r डिस्टेंस से जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, इसको दूसरे मेथड से ही बता देते हैं। तो बड़ा वाला 2r डिस्टेंस से जब मूव करेगा, तो अभी इसका जो सेंटर है वो l डिस्टेंस, उसका x कोऑर्डिनेट l है, तो बाद में 2r डिस्टेंस से आगे मूव कर जाएगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, l प्लस 2r। तो फाइनली इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा l प्लस 2r, और y कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, यही बताना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको चाहें हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट नहीं करके। तो जब दूसरे मेथड से बनाएंगे तो एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो फिर जब हम बनाएंगे तो ये जो यहाँ पर यह स्पेयर यहाँ से यहाँ आ गया, तो जैसे सिचुएशन यहाँ था वैसे ही सिचुएशन यहाँ मिल गया। तो बनाएंगे तो वही फिर वैल्यू आएगा कि जो इसका सेंटर जहाँ पर होगा बड़े वाले का, उससे आर डिस्टेंस पीछे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा ही नहीं। तो बात तो वहीं पहुँच गई। इसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा, इतना घूमने से सीधे सीधे देख लेंगे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, हम जो पढ़ा हमारा ऑनलाइन जेई और नीट पर्पस से जो बैच चलता है, उसमें स्पेशल बैच चलता है। बच्चे जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोचिंग के बच्चे भी पढ़ते हैं, ब्रांडेड कोचिंग जो है उनके बच्चे भी पढ़ते हैं। किसी कोचिंग का नाम लेना ठीक नहीं है, और बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई कोचिंग के मॉड्यूल से या असाइनमेंट से या जो भी अवेलेबल है मटेरियल से, वो प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। और पर्सनल केयर रहता है बच्चों पर स्पेशल बैच में, उसमें प्रत्येक बच्चे से हम अपने नाम रख के बुलाते रहते हैं, नाम पता रहता है उन लोगों का, और या फिर बच्चे जो है अपने डिस्कस करते रहते हैं, एक एक स्टेप लिखते हैं और बच्चे पूछते रहते हैं। ऑनलाइन क्लास है, उसमें बच्चों की संख्या लिमिटेड होती है, जो अभी तो 20 से कम ही स्टूडेंट्स हैं प्रत्येक बैच में हमारे, और मैक्सिमम 25 रखना भी है, उससे ज़्यादा रखना भी नहीं है स्पेशल बैच में, तो उसका फीस अधिक है। लेकिन जेई और नीट के लिए ये उसमें श्योर है कि जो बच्चा यदि जेई निकालने की स्थिति में नहीं भी है, तो फिजिक्स तो उसका श्योर करा देंगे, जेई नहीं मिल जाएगा, या नीट हम देख करके, मतलब एक एवरेज एक सर्टेन वो उसका रैंक आ रहा होगा या फिर एक लेवल का होगा बच्चा, तो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, और जो बच्चा निकाल सकता है उसका रैंक बहुत बूस्टअप करा देंगे, मतलब फिजिक्स से, केवल फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स से रैंक बूस्टअप करा देंगे। अदर सब्जेक्ट से और टीचर भी हमारे साथ हैं कॉम्बाइंड, वो अपना सब्जेक्ट का वो लोग देखेंगे, हम अपने फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और इसमें हम क्या व्यवस्था रखे हैं कि 85 परसेंटाइल से ऊपर जो भी बच्चे हैं, जो इस बार रिपीटर बैच की कर रहे हैं बात, उनको रखे हैं जेई में, जेई के लिए उनको एक बैच में, और 85 परसेंटाइल से नीचे वाले को एक बैच में। ऐसे ही नीट में जो रिपीटर बैच चल रहा है, उसमें 545 से ऊपर वाले को एक साथ, और 545 से कम मार्क्स वाले को एक साथ रिपीटर बैच में, और फाउंडेशन में सब साथ पढ़ता है। रिपीटर बैच में भी हम थ्योरी पूरा पहले समझाते हैं, उसमें जो नोट कराने की ज़रूरत होती है नोट कराते हैं, तब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम जैसे बताते हैं वैसे एक एक स्टेप और स्लो बताते हैं, बहुत सारे बच्चों से पूछते हुए एक स्टेप बोर्ड पर लिखते हैं, फिर पूछते हैं, फिर अगला स्टेप लिखते हैं, फिर पूछते हैं, ठीक है, बच्चे बोलते हैं यस सर ठीक है। ऑडियो उनका ऑन रहता है, ऑडियो म्यूट करना ही नहीं है, ऑडियो अनम्यूट रखना है, मतलब हरदम हमसे डिस्कस करते रहना है सारे स्टूडेंट्स को। वीडियो अपना म्यूट रहता है, ऑडियो वन वॉइस होगा तो अपना बच्चा उसको म्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें रिजल्ट से वो मतलब मिलने की संभावना मैक्सिमम हो जाती है, और जिस बच्चे का नहीं मिल सकता है उनको तो क्या कह सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों का यहाँ इंक्रीजमेंट जो होगा उनके
परसेंटाइल या परसेंटेज में रिपीट इसके लिए नीट के लिए भी कह रहे हैं, वो बहुत अच्छा होगा, इसमें दो राय नहीं है। बच्चे ऑनलाइन हमसे पढ़ सकते हैं जेई पर्पज़ से, फाउंडेशन बैच में बच्चे और रिपीटर्स बैच में। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो नंबर व्हाट्सएप और नॉर्मल दोनों कॉल के लिए है, मैसेज के लिए भी है, ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी प्रॉब्लम के साथ, या थ्योरी का जो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, थ्योरी का ज़रूरत है तो बल डालिए, हम डालेंगे थ्योरी भी। थैंक यू।